जय हिंद साथियों। भारत में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक बेहतरीन सा रोजगार हो या फिर एक सरकारी नौकरी हो। मैं खुशकिस्मत हूँ और मेरे जैसे कई और भी खुशकिस्मत हैं जो सही वक्त पर उस्ताद मिलने की वजह से आज सरकारी नौकरी में हैं। कई चीज़ों की इजाज़त हमें नहीं होती, लेकिन जिन चीज़ों की इजाज़त है उन मुद्दों पर मैं चर्चाएं ज़रूर लेकर आता रहता हूँ। बहुत दिन हुए मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन आज मैं इस चर्चा को लेकर आया हूँ। और इस चर्चा में समझने वाली बात यह होगी कि अगर आप इस छोटी सी चीज को समझ जाते हैं तो यकीनन आप सफलता को जरूर पा लेंगे। मैं एक अपने उस्ताद के साथ हूँ, ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने जिंदगी में एक ऐसा चेंज लाया जिसकी वजह से न सिर्फ वो खुद एक सरकारी नौकरी पर हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ने वाले हम जैसे एक मजदूर के बच्चे वो भी सरकारी नौकरी को पा सके। ना कहीं कोचिंग जाना पड़ा, ना कोई बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने का मौका मिला, और पहले ही प्रयासों में सभी की नौकरियां लगी है। बहुत रिश्वत का कोई ख्याल भी नहीं आया और ना कभी सोचने का ऐसा मौका ही दिया कि उसे उस निगेटिविटी के साथ हम जीते और अपने प्रयासों में नाकाम होते। तो चलिए बिना देर किए मैं मुलाकात करवाता हूँ मेरे बहुत ही चहीते और अकेले एक ऐसे टीचर जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ और जिनकी सीख न सिर्फ नौकरी के लिए बल्कि जिंदगी को बनाने के लिए, समाज के अंदर जीने के लिए और इस देश को योगदान देने के लिए मुझे मिली। उनसे मुलाकात करते हैं। नाम है सरफराज आलम अंसारी। उत्तर प्रदेश सरकार में आप PRT हैं, मुरादाबाद में आपकी पोस्टिंग है और अपने जिंदगी के 40वें साल में नौकरी को प्राप्त करने वाले, 14 साल तक पढ़ाई को छोड़कर कामयाबी हासिल करने वाले ऐसे शख्स आपके साथ हैं। और चीजें मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा। कोशिश रहेगी कि आपके लिए इसके अंदर सीखने वाली ही सारी बातें रहें, आप बोर ना हो। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है सर आपका। आज एक लंबे अरसे से मेरी कोशिश थी कि आपको एक मंजर आम पर लेकर आया जाए, क्योंकि जिस तरह से जब मैं आपसे जुड़ा था, आप 14 साल तक पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे लिए वो सबसे अच्छी चीज़ थी कि एक ऐसा शख्स मेरे सामने है जिसको तालीम के बारे में पता है, और या नहीं भी पता था तो इतना कंफर्म है कि जो इंसान 14 साल के बाद पढ़ाई कर रहा है वो एक सही रास्ते पर है और उसे कोई डिगा नहीं सकता। कैसे आपका ख्याल आया था पढ़ाई की तरफ और सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि भारत में मुसलमान होना एक पसमानदा शब्द के साथ आगे बढ़ता है। पसमानदा मतलब मुसलमान, मुसलमान को मतलब पसमानदा होना, और पसमानदा सिर्फ पैसे की वजह से नहीं बल्कि सोच की वजह से भी। जहाँ कहा जाता है मुस्लिम बच्चों से, हमसे भी कहा जाता था कि मुसलमान बच्चों को पढ़ाकर क्या करना है, मुसलमानों की तो नौकरियां ही नहीं लगती। तो कैसे आपने ये सब इतना भरोसा लेकर आए और हम जैसे लोगों को भी नौकरी तक पहुंचा दिया। और आज मैं बताता चलूँ यहाँ पर, वैसे अच्छा नहीं लगता, और सरकारी नौकरी वाले से कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि सरकारी नौकर अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा दे सकता है, सैलरी नहीं बताना चाहता। तो मैं आपको बता दूं कि खुदा का शुक्र है, जब हम पढ़ा करते थे, थोड़ा लंबा होगा, जब हम पढ़ा करते थे तो हम एक दुआएं करते थे, तमन्ना करते थे कि हम चाहते हैं कि हमारा 1 लाख से ऊपर टैक्स जाना चाहिए। और पिछले साल मेरा 1,11,115 रुपए का टैक्स था। मतलब मेरा जो डायरेक्ट टैक्स होता है, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा, वो था। तो इस मुकाम तक आप सैलरी समझ ही सकते हैं पहुंचाने में इनका एक सबसे बड़ा रोल है। नो डाउट माँ बाप का, दोस्तों का भी रहता ही है, लेकिन मेरे दोस्त और मेरे माँ बाप से बढ़कर रोल निभाने वाले मेरे साथ में ये हैं। खैर, इनकी तारीफ मैं अपने मुंह से करूँ तो आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन जब अभी चर्चा में चीजें आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। ओवर टू सर। खैर, आपने बहुत ज्यादा तारीफ जो है मेरी की है, लेकिन मैं इस तारीफ नहीं हूँ। फिर भी मैं चंद चीज़ें जो मुझे बचपन से अब तक कुछ यहाँ तक लाने की कोशिश हुई है, मेरे साथी, मेरे दोस्त, घर के लोग। ऊंची आवाज की गुजारिश है आपसे, चूंकि माइक हमारा सिंगल है तो मैं ऊंची आवाज में सबसे गुजारिश करूंगा बात करना। घर के लोग सभी का मैं सहयोग समझता हूँ। बचपन ऐसी परेशानियों में गुजरा कि माँ बाप का साया सर से उठ गया। बड़े भाई थे, दोनों बड़े भाई ने अच्छे स्कूल में तालीम नहीं हासिल करा सके। प्राइमरी स्कूल से मैं पढ़ के थोड़ा और जैसे तैसे जो होकर के हाई स्कूल और इंटर तक पहुंचा। इंटर करने के बाद
घर की परेशानियों को देखते हुए भाइयों का जोर था कुछ काम किया जाए। एक मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले लिया, MBH के नाम से जो डॉक्टर होम्योपैथी है, उसमें एडमिशन लेके 3 साल उसमें लगाए, प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन दिमाग में तसल्ली नहीं थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था कि ये किया जाए। आए दिन अखबारों में झोला छाप के नाम से झोला छाप चलता था, जबकि आपने एक कोर्स किया हुआ था कि आप दवाइयाँ दे सकते थे। हाँ, लेकिन फिर भी जहन में ये चीज थी कि झोला छाप जहन से हटाया जाए। ये चलता रहा सन 2000 तक। उसके बाद फिर 2001 में मैंने 89 में इंटर किया था। उसके बाद 2000 तक मैं किसी रहा, 92 से लेकर 2000 तक मेडिकल प्रैक्टिस जैसे तैसे चलती थी। लेकिन दिल को एक सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, या डिग्री वाला होने के बाद अगर कुछ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अल्पसंख्यक विभाग से कुछ मदरसा आधुनिकीकरण की उत्तर प्रदेश में मदरसा, ये जैसे जो योजना है केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की योजना से मदरसा आधुनिकीकरण में उत्पादन में मेरा सिलेक्शन हुआ। तब समझ में बात आई कि हमने जब पढ़ाना शुरू किया, उसके लिए पढ़ने की जरूरत पड़ी। और बच्चों को पढ़ाना इतना आसान था नहीं, खुद स्टडी की, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया। फिर दिमाग में बात है यार अपना तालीम को बढ़ाया जाए। तब तक मैं इंटर था साइंस साइड से। उसके बाद मैंने 2003 तक प्रोग्रामिंग सेट की कि पढ़ा कैसे जाए। मैंने 2003 में मुरादाबाद में BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, प्राइवेट। इतनी दूर यहाँ से सर का जो मुकाम है मैं आपको बताता चलूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश के रायपुर सादात एक कस्बा पड़ता है जो तहसील नगीना में आता है। और आप समझ सकते हैं पुलिस स्टेशन नगीना देहात के नाम से भी आप पहचान सकते हैं, गूगल सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ से मुरादाबाद की दूरी है 100 किलोमीटर्स, जो कि अभी भी वहाँ तक पहुँचने में आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ से बस का जो यातायात है, बस के द्वारा यातायात है, वो इतना आसान नहीं है। हालांकि लोकल जो पास के रेलवे स्टेशन है वो नगीना और नजीबाबाद भी पड़ते हैं, तो वहाँ से आपका सफर 3 घंटे में सिमट सकता है। ऐसे में ग्रेजुएशन की इतनी दूर जाकर सोचना एक बड़ी सोच की बात है। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से मेरे एक साथी ने मशवरा दिया कि आप जो है वहाँ से फॉर्म करते हैं। मैंने वहाँ से BA की शुरुआत की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था सर आपका? हाँ, ग्रेजुएशन में मेरे हिंदी और सोशियोलॉजी, हिंदी भी जनरल मतलब जो एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और उर्दू, ये 4 सब्जेक्ट। सर मैं रोक रहा हूँ आपको क्योंकि फिर मैं भूल सकता हूँ। जो उर्दू की किताबत होती है, मतलब जो एक लिखावट होती है जो आप कंप्यूटर से देखते हैं आजकल, सर ने वो ट्रेनिंग भी खास तौर से ले रखी है। मैंने भी कई बार मस्ट की, मतलब प्रैक्टिस की, बट मुझे वो सब नहीं मिल पाया। लेकिन सर बहुत अच्छे तरीके से उस किताबत को करते हैं, तो वो हुनर भी सर ने सीखा है। उर्दू में बहुत अच्छा लिखते थे, आजकल वो चलन से बाहर है, कंप्यूटर आ ही चुके हैं, बट एक स्किल वो बहुत अच्छा है सर के पास। तब परसेंटेज भी ठीक ठाक मेहनत की, तो परसेंटेज भी माशाल्लाह 60% से ऊपर है। इससे पहले हाई स्कूल इंटर में हम जिस बैकग्राउंड से आते थे उसमें 3rd डिवीजन से भी पास होना एक बड़ी उपलब्धि थी। सन 86 में हाई स्कूल गया, 1986 में, और 89 में इंटर गया। अखबार में रिजल्ट आता था। 1989 में आपने 12वीं की थी। 25%, 20%, 19%, 18%, इस तरह से रिजल्ट स्कूल के आते थे। 3rd डिवीजन से भी पास होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करता है। गाँव में शोर में जाता था, फला का बच्चा पास हुआ, अरे वो फला का बच्चा पास। और उस दौर में अखबार से रिजल्ट अनाउंस किया जाता था, पूरा गजट निकलता था रिजल्ट्स का, और वो रिजल्ट बच्चों तक पहुंचने में कई दिन लग जाया करते थे। आप समझ सकते हैं कि उस अखबार में रिजल्ट देखना कितना मुश्किल काम रहता होगा। उस वक्त पास होने वाले बच्चों से 20-20 रुपए देते थे। 20 रुपए बहुत बड़ी अहमियत की बात थी कि रिजल्ट दिखाने के 20 रुपए। अखबार भी वो 150-200 रुपए में खरीद कर लाते थे और आपको लाइन लगा कर आते थे। चलिए, ये तो उस दौर की बात है। फिर हमने 2003 में BA किया। फिर दिमाग में सोचा यार MA भी किया है,
उर्दू से एमए किया। एमए में इतनी मेहनत की कि हमने सोचा यार यूनिवर्सिटी टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप करने का ख्याल, और इस तरह से ख्याल आया कि कुछ करके दिखाया जाए। यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए इतनी मेहनत की, रात दिन जैसे भी जितनी किताबें मिली वो हासिल की और पढ़ी। 71% रिजल्ट आया। ये तो पता नहीं लगा कि यूनिवर्सिटी किसने टॉप की है, लेकिन 71 पॉइंट समथिंग इतने % हमारे नंबर है। उसके बाद फिर एक साथी हमारे तारा सिंह थे, वो साथ में मदरसे में पढ़ाते रहते थे, अब तालीम हासिल करते रहते थे प्राइवेट। उन्होंने मशवरा दिया कि सर आप बीएड कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जिन तारा सिंह जी की ये बात करते हैं, वो तारा सिंह जी सर के ही लगभग हम उम्र हैं, और उनकी उम्र भी लगभग उस समय 40 के आसपास ही थी, और उनकी नौकरी भी लगी सर के संपर्क में आने के बाद। यहाँ तक कि उनकी शिक्षा सर से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन समझ सर के पास बहुत ज़्यादा, और वो इनके एक बेहतरीन वाले फॉलोअर अभी भी हैं। तो तारा सिंह वो एक एमफिल मेरे गांव से ताल्लुक रखने वाले इंसान हैं, जिन्होंने अपने ही गांव के अंदर सब्जी बेचकर अपने बच्चों का गुजारा किया, लेकिन उसके बाद उनकी सरकारी नौकरी हो जाती है और अब उनका लाइफ भी बहुत अच्छे से गुजरता है। तो ये सर की वजह से मैं इसको मान सकता हूँ, हालांकि किस्मत तो अपनी अपनी है और मेहनत भी अपनी अपनी होती है। उसके बाद उनके संपर्क में आने से, साथ में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा सर आप बीएड कर लीजिए। हालांकि मेरा पीएचडी का प्रोग्राम था। हाँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से दिल्ली से जुनून था कि पीएचडी की जाए और जेएनयू से की जाए। अब जेएनयू का फॉर्म भरा, टेस्ट में पास हो गए से, लेकिन इंटरव्यू में हमारी स्क्रिप्ट जो थी, जो सिनॉप्सिस उन्होंने मंगाई थी, तो उसमें कुछ गलतियाँ रही। बताया कि था नहीं, एक्सपीरियंस कोई था नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने जैसे जैसे अखबार में लिखा हुआ था, इसमें इंटरव्यू के लिए जो कॉल थी उन्होंने सिनॉप्सिस मंगाई, हमने अपने हिसाब से टॉपिक लिया और जैसे तैसे लिख के जमा कर। खैर चलिए, उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया, तो सपना खत्म हुआ। अब यहाँ मदरसे में फिर से अपना पढ़ाई तो चली रही थी कंटिन्यू। उन्होंने, तारा सिंह ने जो मशवरा दिया कि सर आप बीएड कर लीजिए, तो हमने बीएड में एडमिशन लिया। जो तुम करके पैसे तो था नहीं, लेकिन इधर उधर से करके बीएड किया। 2009 में हमारा बीएड कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2011 में जब वैकेंसी आई, पहले जो भर्तियां होती थी 2004 में हुई, 2007 में हुई, 2008 में, वो एकेडमिक मेरिट पे होती थी। अब हम इसको लेके जब चर्चा करते थे, तो एकेडमिक मेरिट पे हम कहीं नहीं थे। हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, इंटर में 3rd डिवीजन, बीए में फर्स्ट थी, लेकिन कोई खास जो है तो मेरिट में नंबर आने का कोई दूर तक नहीं था। बीएड में भी हालांकि 70%, 67% नंबर लगे, लेकिन मेरिट में नहीं आ रहे। खैर वो टीईटी आ गया 2011 में। टीईटी का जो नियम आया, अब हमने सोचा यार इससे अच्छा चांस नहीं है। हमने मेहनत की, तारा सिंह ने ली, मैंने ली, और 4-5 लोग साथ में मिलकर सबने मेहनत की। और इतनी मेहनत की, हम चर्चा करते थे पहले से 2004 से लेके और 2011 तक कंटिन्यू हम 4-5 लोग बैठ के ये मेहनत कहाँ करते थे? ये मेहनत अपनी जिस दुकान में हम प्रैक्टिस करते थे, जो मेडिकल प्रैक्टिस थी, उसी में करते थे। कहाँ है वो आज ये जो मैं यही इसी मुद्दे पर आना चाह रहा था कि ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी की दीवार, इसी रूम की जो दीवार है, वो सर का क्लिनिक, और हालात में बता रहा हूँ उस वक्त में, क्योंकि मैं 10 साल तक सर के पदचिन्हों पर, जिन्हें हम कहते हैं कि अनुसरण में चलता रहा, 10 साल तक लगातार जो मुझे वक्त मिल पाया। और उसके बाद मैं दिल्ली सरकार में पहुंच गया, या फिर पढ़ाई के लिए देहरादून चला गया। तो ये जो छत है, ये अभी जो आप देख रहे हैं सारा, ये रिकंस्ट्रक्टेड है, और आफ्टर जॉब किया सर ने, जॉब को लगे हुए सर के 7 ही साल हुए हैं। तो ये जो छत है, यहाँ पर टपकती थी, मतलब छोटी सी भी बारिश आई और इसमें ईंधन हुआ करता था, चूल्हा घर में जलता था। आज गैस बाद में आया हालांकि, तो सारा का सारा जो ईंधन हुआ करता था वो भीग जाया करता था, और इसको टच करने की कोई हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि जो सर का क्लिनिक है, वो क्लिनिक भी इतना मतलब टपक जाया करता था बारिश में, ज्यादा बारिश में, कि हर साल
बरसात से पहले सर का हलक सूखता था कि अब आगे मैं क्या करूंगा, बहुत टेंशन हुआ करती थी और किसी न किसी तरह से उसको मतलब आगे जीवन चल रहा था, क्योंकि यहाँ लोकल में इतनी आमदनी होती नहीं है कि आप बहुत कुछ कर लें। डॉक्टर होने के बावजूद सर ने बताया कि मदरसे में पढ़ाते थे और पढ़ाने से भी थोड़ा पैसा मिलता था, साथ साथ जो समय बचता था उसमें अपना ये क्लिनिक करते थे। लेकिन वो बदनुमा दाग जो इनकी प्रैक्टिस में लगाया जाता था, झोला छाप डॉक्टर, वो एक पेनफुल चीज थी और उसका रास्ता समय इस तरह से खो जाता। सर ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद वो ये तो आपने देखा ही है आपके पास कि आपने खूब देखा है छत कितनी टपकती थी और हर साल उसका हमें इंतजार करना पड़ता था, मरम्मत का वो देखना पड़ता था कि यार आज बरसात आ रही है और इसकी मरम्मत की जाए। यहीं पे बैठकर सब तैयारी करते थे। उसके बाद मैंने जब बीएड किया 2011 में टीईटी में 120 नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर मिले। बस किस्मत ये रही कि अब किस्मत कहें या क्या, तो हमारा सिलेक्शन जो है रिजल्ट पॉजिटिव रहा। 4 साल हमने मुकदमा लड़ा, वो 72,825 की भर्ती थी। बहुत चर्चित रही पूरे देश में। 4 साल जो है सरकार से लड़ाई करने के बाद 44 साल की एज थी लास्ट, यानी मतलब 45 होती है। 39 इयर्स 6 मंथ्स की जब एज थी सर की, तब फॉर्म भरा था और उसी साल एग्जाम हुआ, पास हुए, 120 मार्क्स आए सर के। फर्स्ट मेरिट की काउंसलिंग जो थी, फर्स्ट काउंसलिंग जो थी, मेरिट तो नहीं, फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आता है। उसके बाद भी 4 साल से ज्यादा के समय तक मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है और तब जाकर के इतने साल के बाद इस पेनफुल एक जो टाइम सेगमेंट था, तब जाकर के आपको ज्वाइनिंग मिलती है सभी को। तो बहुत पेनफुल था, मैं उसका गवाह हूँ कि हर रोज सर मुझे भी कहा करते थे भाई देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। 2015 में जाके तब हमारा जो है ज्वाइनिंग मिली और हमसे ये जो बताते हैं लोग के मुसलमान होने के बाद, हम बचपन से सुनते थे मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, बिना रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती। ये बात करता कौन है? ये जो अनपढ़ जाहिल लोग करते हैं, जिनके पास या तो जिनके पास तालीम की कमी है या तालीम तो हासिल की है लेकिन जानकारी हासिल नहीं की, वो लोग जो है वो इस तरह की, उनके पास आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं, आगे बढ़ने के रास्ते नहीं होते, जैसे आप बताते, प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है उनका। तो वो लोग अपने आप को अपनी गलतियां छुपाने के लिए अपनी, मतलब अगर आदमी प्रयास करता रहे, मार्कशीट में नंबर कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर दिमाग में ये है कि मुझे फला जगह पहुंचना है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए जब से पढ़ना शुरू कर दो तब से जो है कामयाबी की तरफ जो है आप जा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, मैंने करके दिखाया है इसे और तमाम लोग जो है हैरत करते थे, कुछ लोग मजाक भी करते थे, यार कब तक पढ़ोगे, 44 साल की है जी, बच्चा भी जवान हो गया, बड़ा हो गया था। तो कुछ लोग तुम्हें कहते थे यार बेटे के साथ इम्तिहान बैठोगे, और ऐसा हुआ भी। CTET 2018 में मेरा बेटा और मैं दोनों ने एक साथ एग्जाम दिया, एक ही स्कूल का एग्जाम दिया। That is another achievement actually। मैं तो गवाह हूँ, देखो मैं इनकी हर चीज का गवाह हूँ और हर चीज का मतलब जो है एक तरह से ये कहिए कि मुझे हर चीज की पता है, क्योंकि मैं इतने वक्त से सर के साथ जुड़ा हूँ, सर का मुझे जो है मिल रहा है कि सानिध्य है और रास्ता मिलता है। मैं अभी भी सारे मशवरे सर के साथ जरूर करता हूँ। ये अलग बात है कि 1% ही फैसले ऐसे होते होंगे जो मैं सर के साथ एग्री नहीं करता, बाकी 99% डिस्कशन में मैं इनके साथ एग्री हो जाता हूँ। साथ इनकी बात नहीं है, इनका जो सोचने का तरीका है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ में आपको चीजें समझाते हैं, पूरे समय के साथ, वक्त के साथ में और टेस्टेड चीजों के साथ में। ऐसा नहीं कि वो बस अपनी सोच के साथ में किताब की बात नहीं, किताब से रेफरेंस प्लस रियल लाइफ में लोगों के साथ उस मुद्दे पर होने वाले जो रिजल्ट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनकी चर्चा होती है। तो आप समझ सकते हैं किताब भी कह रही है, आज का वक्त भी कह रहा है, तो फिर उसमें कुछ ऐसी चीज रह नहीं जाती कि आप एक मशवरे को ना मांगे। तो 2018 के CTET में इनके बेटे फैसल और इन्होंने एक साथ परीक्षा दी थी उत्तर प्रदेश सरकार की, एक और गवर्नमेंट के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के भारत में, एक प्रोग्रेसिव माइंड के लिए एक अचीवमेंट है एक्चुअली। तो ये जो है मतलब जो लोगों का कहना था गांव में कि यार तुम तो कब तक पढ़ोगे, बुढ़ापा आप हो चुका, बच्चे भी तुम्हारे बड़े हो गए, एक साथ एग्जाम में बैठे, अच्छा लगा, ठीक है हमने ये भी करके दिखा दिया। लेकिन जो बात चल रही थी कि मुसलमानों की नौकरी निकलती है, बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलती है, ये गलत है।
क्यों? कितने प्रतिशत गलत है? मैं तो 100% गलत मानता हूँ। मानते हो या गलत ही है? 100% ही गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे और जो शागिर्द हैं 4-5 लोग हैं, आप है, प्रदीप है, एक रणदीप है, असलम है, तारा सिंह है, क्या किसी ने कोई पैसा दिया? आपके सामने है सब। किसी ने एक पैसा कहीं नहीं दिया सब। तो मैं तो 100% मानता हूँ कि एक पैसे भी नहीं देता। ये अलग बात है कि आप अपनी मर्जी से किसी को चाहे 100 रुपये खर्च कर दो या 1 लाख रुपये खर्च कर दो, भाई मैं ये नौकरी मिली है मुझे, लेकिन गिफ्ट आप दे रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई बात इस तरह की नहीं कि 1 रुपया भी कहीं खर्च किया जाए। मैंने नहीं किया, मैंने एग्जाम फीस भी नहीं किया। जो एग्जाम फीस है वो तो सबको देनी है। एग्जाम फीस देनी है। दोस्तों, मैं दिल्ली सरकार में अभी लेक्चरर हूँ दिव्यांग बच्चों के लिए, जिनको स्पेशल एजुकेशन टीचर कहा जाता है। और इस परीक्षा को पास करने के लिए, इस जॉब के लिए सिर्फ 100 रुपए की फीस थी। और उसके बाद सारा काम फेयर है, कहीं कोई रिश्वत लेने वाला नहीं है, कहीं रिश्वत की बात करने वाला नहीं। और रिश्वत आप देंगे भी किसको? सिस्टम में रिश्वत का हिसाब किताब ही नहीं। आपको परीक्षा पास करनी है, आपको पता है कि आपने कौन से प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, और वहाँ सिस्टम को पता है, दोनों चीजें मैच करती हैं। आपका नंबर अगर आ जाता है वहां तक, तो आप रिश्वत देने का सवाल ही नहीं बनता। और जिसके नंबर उसमें कम रह जाते हैं, तो फिर आपको कोई आगे ले जाने वाला नहीं बचता है। हालांकि फिर भी बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं कई सरकारी नौकरियों में घोटाले की और नंबर बढ़ाए जाने की, या फिर 60 से नौकरियां दिए जाने की। लेकिन वो बातें अपनी जगह कैसी हैं, उनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा कि वो सच है या झूठ है। लेकिन हम अपने अनुभव से मानते हैं कि क्योंकि वो लीगल मामला है, सच और झूठ का पता न्यायालय लगाए। लेकिन हमें पता है कि मेहनत अगर की जाए और उतने नंबर के अंदर आप आ जाते हैं, तो इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि आपको नौकरी मिलती है। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने वाला किसी भी लेवल पर। ये हमारा अनुभव रहा है। इसलिए हम इस कटुता पे जाते नहीं हैं कि नौकरियों के लिए भी कोई जो है भ्रष्टाचार होता होगा, एक न्याय का मामला है। हमने अभी तक ऐसी कोई चीज देखी नहीं कि हमारे सामने ऐसा कुछ आया, या फिर कोई मुस्लिम फैक्टर को लेकर किसी भी लेवल में, ऑफिस में लेकर, बसों में आने जाने में, हमारे सरकारी सिस्टम में वैसा हमने कुछ देखा नहीं आज तक। और हमें पूरा सम्मान मिलता है, उतना ही मिलता है जितना मिलना चाहिए, जितने का एक शहरी हकदार होता है। तो इसमें धर्म का कहीं कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली। तो इस पर तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मोहर लगाता हूँ। बाकी व्यक्तिगत मामला सबका अलग अलग है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरा भी ये मानना है कि मुस्लिम हिंदू कोई भेदभाव की बात सरकार के अंदर नहीं हुआ करती है। हमारे पास टैलेंट होना चाहिए। अगर हम मेरिट में है तो हिंदू है या मुसलमान है, कोई किसी तरह का आज तक मैंने तो कोई भेदभाव देखा नहीं। बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के सम्मान में, सब तरह के बच्चे हमारे पास पढ़ते भी हैं। टीचर भी सभी तरह के पढ़ाते हैं, सबके साथ मुझे सबसे अच्छा मानते हैं मेरे टीचर। मतलब हम 2 मुस्लिम, 7 टीचरों का स्टाफ है, 2 मुस्लिम है और 5 हिंदू है। कभी किसी तरह की कोई बात ही ऐसी नहीं होती कि हाँ भाई कोई भेदभाव वाली बात है। बल्कि वो 5 लोग जो हिंदू है वो मुझे सबसे बेहतर मानते हैं, मुझसे मशवरा करते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुसलमानों के लिए नौकरी नहीं है, या मतलब कोई भेदभाव वाली बात है, या रिश्वत के बगैर नौकरी नहीं लगती है। अब तक बिना रिश्वत के, बिना किसी भेदभाव के, बिना हिंदू मुस्लिम वाली भावनाओं के पूरी तरह से कहीं भी आदमी पहुँच सकता है। ये जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोगों के अंदर गलत धारणा है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। आज भी तमाम लोग, आप अखबार में, न्यूज़ में देख लो, कितने लोग IAS, PCS और IPS वगैरह में जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। जज के लिए जो है जुडिशियल में कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, अब पहुँच रहे हैं, जज बन रहे हैं। तो ये मिथ्या है जो लोगों ने, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों ने एक तरह से कट्टरवादी कह की जाए, या एक कम जानकारी की वजह से इस तरह की सोच पैदा कर लेते हैं लोगों के अंदर, जो गलत है। और क्या ऐड करेंगे? और बस मैं सभी बच्चों से, बड़ों से, माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दें, अच्छे उस्तादों के पास जो है बच्चों को कोशिश करें ले जाने के लिए। स्कूल बड़ा या छोटा या बहुत महंगा, ये सब कोई अहमियत नहीं रखता। मेन चीज़ है बच्चे के विचार को आपने कैसे डेवलप किया। कोई भी टीचर अगर बच्चों के विचारों को डेवलप कर ले, यानी उसके अंदर जो आत्मशक्ति है, जो आत्म ज्ञान है, उसको जो है बढ़ावा दे दे। तो जैसे
मोमबत्ती होती है, उसके अंदर अपनी कोई रोशनी नहीं होती, हमें रोशनी देनी पड़ती है। इसी तरह से बच्चे के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, यानी सारे दुनिया का ज्ञान उसके अंदर है, सिर्फ हमें जगाना है। अब उसकी जागृति जिस तरह से, जैसे उसकी परवरिश होगी, जैसे उसके विचारों को बढ़ाया जाएगा, उसी तरह के विचार उसके डेवलप होंगे। अगर बच्चा गलत माहौल में है तो गलत विचार डेवलप होंगे, अच्छे माहौल में है तो अच्छे विचार डेवलप होंगे। तो बच्चों को हर टाइम, हर मौके पर जैसे जैसे एज आए उसको समझाते रहना चाहिए, आगे बढ़ने की सीख देनी चाहिए, अच्छा और बुरा दोनों में फर्क बताना चाहिए। तो उस्ताद का भी काम है, माँ बाप का भी काम है। तो इसी तरह से बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पहुंच सकता है जहाँ उसकी मंजिल है। अगर उसने एक मंजिल तय करनी है कि मुझे वहां पहुंचना है, मेरा मानना है कि अभी तक जिसने मंजिल तय करने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी तो वो नाकाम नहीं होता, वो वहां तक पहुंच जाता है।